हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ के तहत कल हमने फिज़िक्स में चैप्टर 3 बल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सरल आवर्त गति तक पढ़ चुके थे। यानी गति एवं बल चैप्टर में हम सरल आवर्त गति तक पढ़ चुके थे और आज हमें न्यूटन की गति के नियम पढ़ने हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन के गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 1686 में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ध्यान रखेंगे आइजैक न्यूटन की बुक का नाम याद रखना है और वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने बाह्य बल के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। यानी न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे और ये नियम बाह्य बलों के प्रभाव के बारे में था। तो इन नियमों के बारे में चलिए देखते हैं डिटेल में। पहला नियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार कि अगर कोई वस्तु यानी जिस अवस्था में है, अगर विराम की अवस्था में है यानी कि रेस्ट कर रही है, पड़ी हुई है, तो वो पड़े रहना चाहेगी। और अगर गति कर रही है यानी मूव कर रही है, चल रही है, तो वो चलते रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि चलती चीज़ को रोकने का प्रयास ना किया जाए या फिर रुकी चीज़ को चलाने का प्रयास ना किया जाए, तब तक कि वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहती है। इसी को, यही न्यूटन का प्रथम गति का नियम है और इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जड़ी रहना चाहती है, जड़ पे रहना चाहती है, यानी कि अपने मूल पे ही रहना चाहती है। गतिमान वस्तु की गति की अवस्था में और स्थिर वस्तु की विराम अवस्था में बने रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, उदाहरण ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि उसका जो पैर है वो बस के संपर्क में है, तो वो मूव करता है, लेकिन ऊपरी शरीर जो होता है वो पीछे की ओर, यानी वो मूव नहीं कर रहा होता है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो जड़त्व के कारण वो क्या है, उसको पीछे धक्का लग जाता है। इसी तरह से पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा तो गतिमान हो जाती है, लेकिन जो फल हैं वो जड़त्व के कारण यानी अपनी अवस्था में बने रहने का जो गुण है उसके कारण स्थिर रहने का प्रयास करते हैं और परिणाम स्वरूप वे शाखा से अलग होकर के गिर जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गति नियम। तो देखो दोस्तों, इसमें जो जितने भी 3 नियम हैं, इनमें उदाहरण ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि उदाहरण दे करके ही पूछेगा कि ये कौन से नियम का इसमें रूल लग रहा है। तो नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। द्वितीय नियम, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, क्योंकि संवेग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसको ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो F इज इक्वल टू m इंटू a आ जाएगा अगर हम k को कांस्टेंट मान लें तो। संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसे p से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग अधिक होगा। अगर उसको रोकने के लिए संवेग को 0 तक कम करना होता है, गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण संवेग 0 करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और इससे कि चोट नहीं लगती है। इसी तरह से वाहनों में यात्रियों को झटके से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और जो कि इक्वल और अपोजिट होता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि गोली जितने बल से आगे जाती है उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित होता है और इसीलिए व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। इसी प्रकार से चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, क्योंकि जब नाव चलाते हैं तो व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जितना बल जल पे लगाया गया है, जल भी उतना ही बल नाव पर लगाएगी विपरीत दिशा में, जिसके कारण से नाव आगे बढ़ेगी। रॉकेट एवं वायुयानों की गति भी इसी प्रकार से न्यूटन के तीसरे बल पर आधारित है। नेक्स्ट है दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या है और इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। कोई भी गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किया गया मार्ग उसकी दूरी होगा। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि ए पॉइंट से चलना जिसने शुरू किया, ए से बी गया, फिर सी डी ई एफ, इस तरह से करते हुए वो वापस ए पर के आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कि उसने जो जितना भी कुछ समय में डिस्टेंस कवर किया है वही क्या है, इसकी दूरी है। मतलब कि वो जितना भी चला ये उसकी दूरी हो गई। जबकि विस्थापन क्या है, ए और एफ के बीच का, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का। प्रारंभिक बिंदु यानी ए और लास्ट बिंदु यानी कि एफ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी क्या है, कुल जितना भी व्यक्ति चला है वो सब उसकी दूरी में आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 14.7 मीटर हुआ, जबकि विस्थापन मात्र 3 मीटर हुआ। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि कार ए से चलना शुरू करती है और वापस ए पर आ जाती है, तो दूरी तो उसने 144.51 मीटर की कवर की, लेकिन विस्थापन क्या है, जहाँ से शुरू वहीं पर आ गई तो विस्थापन 0 हो गया। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो दूरी सदैव धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन, अभी हमने देखा 0 का भी एग्जाम्पल, तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकती है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, जबकि विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मान 0 कभी नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन 0 हो सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो चाल और वेग के बारे में भी, तो चाल क्या होती है, यानी कि दूरी निकालने के लिए हम चाल से हम दूरी निकालते हैं और वेग विस्थापन के लिए उपयोग होता है। ठीक है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर को पिंड का वेग कहते हैं। नेक्स्ट, एसआई पद्धति के अनुसार इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है और विमा क्या होगी, LT-1, क्योंकि मीटर यानी लेंथ है, इसको L से डिनोट करेंगे, और टाइम के लिए T, लेकिन क्योंकि टाइम नीचे है जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये इसकी विमा हो जाएगी। आइए डिफरेंस देख लेते हैं चाल और वेग में। तो चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी है, और जबकि वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। और इसी प्रकार से किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, जबकि वेग का परिमाण वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सापेक्ष वेग। तो जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान होंगे तो एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष वेग कहलाती है। यदि दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान है तो सापेक्ष का मान धनात्मक होगा, जबकि विपरीत दिशा में है तो उनका मान ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, त्वरण। किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग क्या होता है अभी हमने समझा, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है
तो इसे त्वरण कहा जाएगा, तथा यदि समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है तो इसे मंदन कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तेज़ दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाती है। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या है, जिसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो ये v माइनस यू अपॉन टी है, जहाँ पर v यानी कि अंतिम वेग है और u यानी कि प्रारंभिक वेग है। अब गति के समीकरण को ध्यान में रखेंगे तो गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक है और a क्या है आपका त्वरण है और t समय अंतराल। इसी तरह से गति का द्वितीय समीकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में, यही पूछा जाता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड वाला समीकरण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड समीकरण इसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए बल के बारे में देख लेते हैं। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, किसी न किसी दिशा में ही बल लगाएंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका मात्रक इम्पॉर्टेंट है न्यूटन, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी प्रदर्शित किया जाता है। अब बल के प्रकार कितने हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक तो हो गया संपर्क बल, यानी कि कोई बल जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आने पर बल लग रहा हो तो वो संपर्क बल होगा। इसके अंतर्गत आरोपित बल हो गया, लंबवत बल हो गया, घर्षण बल हो गया। आरोपित बल यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अन्य व्यक्ति या वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसके स्थान में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है लंबवत बल, किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थित वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल, जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक पर मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा देना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है कि किसी सतह द्वारा आरोपित वो बल जो किसी वस्तु, जो चलमान वस्तु है, उसको रोकने का प्रयत्न कर रही हो। जैसे गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल, तो इसको हम घर्षण बल कहते हैं। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है तनाव बल। तार, रस्सी, केबल, धागा आदि के दोनों विपरीत सिरों को खींचने पर उसमें लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग फोर्स क्या है, किसी संपीड़ित या खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगने वाला बल स्प्रिंग बल है। अब जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम ध्यान में देते हैं। आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो घर्षण बल में लोटनी घर्षण बल इम्पॉर्टेंट होगा, और गैर संपर्क बल में हम तीनों ही टर्म इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, तो एक ऐसा आकर्षण बल है जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है, यानी कि वो सभी पिंड, सभी बॉडी जिसमें कि द्रव्यमान है उस पर ये फोर्स कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौरमंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछाली गई वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत बल दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल है। जैसे कंघे को कपड़े पर रगड़ने के बाद या फिर कागज के सूक्ष्म टुकड़ों के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि कंघा चार्ज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल है। चुंबकीय बल इसी तरह से विद्युत आवेशित कणों के मध्य कारक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण यानी कि जब समान आवेश वाले विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी प्रकार से प्रतिकर्षण में समान आवेश वाले कण एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि दो चुंबकों के समान सिरों का एक दूसरे से दूर हटना, या फिर विपरीत सिरों का, यानी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना मैग्नेट में, तो नॉर्थ को लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से साउथ भी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभिकेंद्रीय बल ऐसा बल होता है
जो कि केंद्र की ओर लगता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में से एक बल की दशा सदैव केंद्र की ओर होती है और इसको ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी है। किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर तनाव उत्पन्न होता है और वृत्तीय गति समाप्त होने पर यह डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखी गति करने लगता है। और नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल या फिर कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। तो वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर लगता है, यानी कि अभिकेंद्रीय में बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा था, अब ने बाहर से अंदर की ओर बल लगाया है। तो अभी जैसा हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन करेगा। तो जो अंदर की ओर बल लग रहा है, ये अंदर वाला बल बाहर की ओर भी तो बल लगाएगा। तो यही जो बाहर की ओर लगाया गया बल है केंद्र से बाहर की ओर, इसी को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है। उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि दूध से मक्खन बनाने वाली जो क्रिया है इसमें कौन सा बल लगता है। तो अभिकेंद्रीय नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा बल होगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, वो बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करे, यानी कि रोटेट करने की कोशिश करे, ऐसे बल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उस पिंड का अक्ष कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं, सिंबल ध्यान में रखेंगे और इसको क्या बोलते हैं, टाउ। बल आघूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से ये अधिक प्रभावी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना। नेक्स्ट है बल युग्म। तो जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में दो बराबर और समानांतर बल लगते हैं तो उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हों, उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। इसका परिणामी बल शून्य होता है, ये ध्यान रखने की बात है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। तो कल की वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो जो सजेशन देना चाहते हैं वो कमेंट में सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलते हैं, आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे।